तो स्वागत है आपका इस चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बात करने के लिए जा रहे हैं रतन टाटा जी के बारे में। तो सबसे पहले अब हम बात करेंगे उनके जन्म और शिक्षा के बारे में। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ था। वे प्रसिद्ध पारसी परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उनके पिता नवल टाटा और माता सोनू टाटा थी। रतन टाटा का पालन पोषण उनकी दादी नवाजाबाई टाटा ने किया, क्योंकि उनके माता पिता का तलाक जब वे बहुत छोटे थे। उनकी स्कूली शिक्षा मुंबई के कैंपियन स्कूल और कैथेड्रल एंड जॉन कैनन स्कूल से हुई। बाद में उन्होंने अमेरिका के कार्नेल विश्वविद्यालय से आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री प्राप्त की और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल्स में एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम किया। रतन टाटा का नाम भारत के सबसे प्रतिष्ठित और सम्मानित उद्योगपतियों में शामिल है। वे न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व के रूप में पहचाने जाते हैं। उनका जीवन संघर्ष, समर्पण और समाज के प्रति उनकी संवेदनशीलता की कहानी है। वे टाटा समूह के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, जो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक ग्रुप है। टाटा ग्रुप के अधीन लगभग 100 कंपनियां कार्यरत हैं, जिनमें टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और टाटा पावर जैसी प्रमुख कंपनियां शामिल हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं उनका टाटा ग्रुप से जुड़ाव। अब हम बात करते हैं उनका टाटा ग्रुप से जुड़ाव के बारे में। रतन टाटा ने अपने करियर की शुरुआत 1962 में टाटा ग्रुप के साथ की थी। उन्होंने सबसे पहले टाटा स्टील की जमशेदपुर इकाई में ब्लू कलर कामगार के रूप में कार्य किया। यहीं से उन्होंने जमीनी स्तर पर कामकाज को समझना शुरू किया। उनकी प्रतिभा और नेतृत्व क्षमता को देखते हुए उन्हें 1971 में राष्ट्रीय रेडियो और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी यानी कि नेल्को का प्रभारी बनाया गया, जो उस समय घाटे में चल रही थी। उनके नेतृत्व में नेल्को की स्थिति में कुछ सुधार हुआ, हालांकि इसे पूरी तरह से मुनाफे में नहीं बदला जा सका। 1991 में जब JRD टाटा ने टाटा ग्रुप के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, तो रतन टाटा को ग्रुप का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। यह समय भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए भी चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि उसी वर्ष भारत ने आर्थिक उदारीकरण की नीतियां अपनाई थी। रतन टाटा ने अपनी दूरदर्शिता और नए विचारों के साथ टाटा ग्रुप को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं टाटा ग्रुप में सुधार और नवाचार के बारे में। रतन टाटा ने अपने कार्यकाल के दौरान टाटा ग्रुप में कई महत्वपूर्ण सुधार किए। उन्होंने ग्रुप की कंपनियों में पारदर्शिता और अखंडता को प्राथमिकता दी। इसके अलावा उन्होंने ग्रुप की कार्यप्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए कई प्रयास किए। उनके नेतृत्व में टाटा मोटर्स ने 1998 में भारत की पहली स्वदेशी कार टाटा इंडिका लॉन्च की, जिसने भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग में एक नई दिशा दी। रतन टाटा की दूरदृष्टि ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में विस्तार के लिए प्रेरित किया। उनके नेतृत्व में टाटा ग्रुप ने कई अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों का अधिग्रहण किया, जिनमें टेटली, कोरस और जैगुआर लैंड रोवर शामिल हैं। ये अधिग्रहण टाटा ग्रुप के लिए मील का पत्थर साबित हुए और ग्रुप को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा बनाया। तो चलिए अब हम बात करते हैं उनके व्यक्तिगत जीवन और समाज सेवा के बारे में। रतन टाटा अपने सरल और विनम्र स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने आजीवन विवाह नहीं किया और वे सादगीपूर्ण जीवन शैली का पालन करते हैं। रतन टाटा का जीवन समाज सेवा के लिए समर्पित रहा है। वे टाटा ट्रस्ट के माध्यम से विभिन्न सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहे हैं। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और उनकी सामाजिक जिम्मेदारी की भावना के कारण उन्होंने कई बार व्यक्तिगत संपत्ति के बजाय अपने संसाधनों को समाज कल्याण के लिए लगाया। टाटा ग्रुप का मुनाफा मुख्य रूप से सामाजिक कार्यों में लगाया जाता है, जो कि रतन टाटा की उदार सोच और उनके दानशील स्वभाव को दर्शाता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं पुरस्कार और सम्मान के बारे में। रतन टाटा को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों में सम्मानित किया गया है।
उन्हें 2000 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण और 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इसके अलावा उन्होंने दुनिया भर के विभिन्न मंचों से भी सम्मान प्राप्त किया है। उनकी नेतृत्व क्षमता और समाज के प्रति समर्पण की सराहना हर जगह होती है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं सेवानिवृत्ति और वर्तमान कार्य के बारे में। रतन टाटा ने 2012 में टाटा ग्रुप के अध्यक्ष पद से सेवानिवृत्ति ली। हालांकि इसके बाद भी वे ग्रुप और सामाजिक कार्यों से जुड़े रहे। उनकी सेवानिवृत्ति के बाद भी वे नए स्टार्टअप्स और युवा उद्यमियों के मार्गदर्शक के रूप में काम करते रहे हैं। वे भारतीय स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने कई स्टार्टअप्स में निवेश किया है, जिनमें पेटीएम, ओला और अर्बन लैडर जैसी कंपनियां शामिल हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं उनकी मृत्यु के बारे में। रतन टाटा का निधन 86 वर्ष की आयु में 9 अक्टूबर 2024 को हुआ। उन्हें गंभीर हालत में मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। रतन टाटा के निधन के कारण उद्योग जगत समेत पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई है। खास तौर पर सोशल मीडिया पर भी एक्टिव सभी लोग उनकी याद में पोस्ट साझा कर रहे हैं। रतन टाटा का जीवन और उनके बीच हमें यह सिखाते हैं कि सफलता के साथ सामाजिक जिम्मेदारी भी महत्वपूर्ण है। वे न केवल एक सफल उद्योगपति हैं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति भी हैं जिन्होंने समाज के कल्याण के लिए अपने संसाधनों का उपयोग किया। उनका जीवन संघर्षों से भरा रहा, लेकिन उन्होंने हर चुनौती को अवसर में बदला और अपने कार्यों से देश और दुनिया के लिए प्रेरणा का स्रोत बने। रतन टाटा का जीवन एक सादगीपूर्ण, ईमानदार और दयालु व्यक्तित्व की मिसाल है, जो हमेशा समाज के उत्थान और बेहतर भविष्य के लिए काम करते रहे हैं। उनकी जीवनी हमें यह संदेश देती है कि असली सफलता सिर्फ धन या शक्ति में नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी और मानवता के प्रति संवेदनशीलता में है। तो चलिए दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर दोस्तों आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और वीडियो पे कमेंट भी कर सकते हैं। एंड दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि जो मेरी अगली वीडियो आए वो आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच सके। एंड दोस्तों, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। एंड थैंक यू।